स्वागत है आप सबका वापस हमारे चैनल लक्ष्मी जी पर। हम लोग बेसिक एवं सरल हिंदी व्याकरण से शुरुआत कर रहे हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच पाए। शुरू करते हैं वर्ण विचार के संयुक्त व्यंजन को विस्तार से। ऐसे व्यंजन जो भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो और व्यंजनों के योग से बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क जोड़ मूर्धन्य स के मिलने पर छ का निर्माण हुआ और इससे हमने शब्द तैयार किया अक्षर। इस तरह क्षमा, रक्षा, कक्षा जैसे शब्द तैयार कर सकते हैं और वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। आगे त जोड़ र मिलने के बाद यह त्र का निर्माण करते हैं और इस तरह यह नक्षत्र लिखा रहा है। यानी दो जो व्यंजन वर्ण है वह अलग अलग है, लेकिन दोनों मिलने के बाद एक संयुक्त व्यंजन का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह नक्षत्र हो गया, पत्र हो गया, मित्र हो गया, चित्र हो गया। इस तरह हम लोग शब्द लिख सकते हैं। आगे ज जोड़ न के मिलने पर यह ज्ञ को बनाता है, जो व्यंजन वर्ण का अंतिम वर्ण है। ज्ञानी, अज्ञानी, ज्ञान, विज्ञान, इस तरह बहुत सारे शब्द तैयार किए जा सकते हैं। तालव्य स जोड़ र, आगे में हम लोग देख रहे हैं तालव्य स और र है जो स्र को बनाता है। स्र से हम लोग आश्रम बना सकते हैं, श्रमिक लिख सकते हैं, या श्रद्धा लिख सकते हैं, श्रेष्ठ लिख सकते हैं, श्राप लिख सकते हैं। बहुत सारे शब्द को बना सकते हैं। कुछ इसी तरह से संयुक्त व्यंजन और भी हैं जिसे पहचानना जरूरी है। त्व, द्व, क्य, छ और प्य, ये सब भी संयुक्त व्यंजन होते हैं और ये सब शब्द को बनाने में प्रयोग लाए जाते हैं। त्व से तत्व, द्वारा, क्या, अच्छा, प्यारा, ये सारे शब्द का निर्माण इनके द्वारा हुई। और भी बहुत सारे ऐसे संयुक्त व्यंजन होते हैं जो हम लोग शब्द लिखने में उच्चारण के साथ साथ लिखने पर भी ज़्यादा ध्यान रखते हैं। आगे द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या है? तो यह एक जैसे होते हैं और आपस में मिले होते हैं, इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसकी पहचान बिल्कुल आसान है, संयुक्त व्यंजन से बिल्कुल अलग है। यह एक जैसे होते हैं, संयुक्त व्यंजन में अलग अलग होते हैं और तब यह निर्माण कर रहे हैं। लेकिन द्वित्व व्यंजन में एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिले होते हैं, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क जोड़ क पक्का, च जोड़ च च अच्छा, बच्चा, कच्चा, इस तरह से हम लोग शब्द को बनाते हैं। यहाँ एक मिस्टेक अक्षर का निर्माण इसलिए की हूँ ताकि आप समझ सके कि यहाँ च जोड़ च होगा, तब यहाँ कच्चा लिखी जाएगी। आगे आगत व्यंजन। आगत व्यंजन जो ध्वनि होती है वह अंग्रेजी से आती होती है और इसमें जो पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जो भी शब्द लिखे रहेंगे उसके अक्षर के ऊपर चंद्र आकार का मात्रा होगी और इस तरह यह लिखी जाती है। जैसे डॉक्टर, बॉल, डॉल। तो यहाँ तीनों का अर्थ जब हम लोग हिंदी में शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो डॉक्टर को हम लोग चिकित्सक बोलते हैं, बॉल को हम लोग गेंद कहते हैं और डॉल को गुड़िया। तो गुड़िया न कह करके हम लोग डॉल कह रहे हैं, तो यह अंग्रेजी से शब्द आए हुए हैं। इसी तरह मेज, लिफाफा अंग्रेजी भी कही जाएगी। आगे अनुस्वार और विसर्ग को हम लोग अयोगवाह कहते हैं, क्योंकि ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। अब हम लोग पढ़ाई करते हैं, र की मात्रा के बारे में जानेंगे कि यह ह्रस्व उ, दीर्घ उ और री के साथ मिल करके कितने तरह से निर्माण अपना करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि र जोड़ ह्रस्व उ के मिलने पर गुरु लिखा रहा है, गुमान, गुब्बारा आदि।
आगे र जोड़ दीर्घ ऊ के मिलने पर आगे शब्द जो बन रही है रूठना, रुपए, फूल, भूल, भालू आदि। इसमें दीर्घ ऊ का निर्माण हुआ है और र की जो मात्रा है वह पढ़ी जा रही है। री की मात्रा हमेशा व्यंजन के पैरों में लगती है, जैसे मृग, तृष्णा, कृष्णा, गृह, कृपा आदि। आगे जिन व्यंजनों में पाई होती है उन्हें स्वर रहित दिखने के लिए र का प्रयोग के रूप में उनके पैरों में किया जाता है, जैसे क्रम, भ्रम, व्रत आदि। आगे जो व्यंजन पाई रहित नीचे से गोल होते हैं उनमें र का प्रयोग होता है, जैसे ट्रक, ड्रम, ड्रामा आदि। इसमें एक ना होकर के दोनों तरफ से होते हैं पाई। आगे र को स्वर रहित दिखाने के लिए रेप का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन वर्ण की शिरोरेखा के ऊपर हम सब इसका प्रयोग करते हैं और ब र फ न लिख करके फर्फ बोलते हैं, स र फ न बोल करके सर्फ बोलते हैं, कर्म बोलते हैं, सर्म बोलते हैं आदि। इस प्रकार र की मात्रा का उच्चारण पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे लिखने में कोई त्रुटि न रह जाए। आते हैं अपने इकाई 1 के पाठ 2 शब्द विचार पर। शब्द का निर्माण हम सब ने जाना कैसे होता है। इसको हम लोग इस प्रकार जानते हैं कि शब्द विचार क्या है। शब्द रचना ना होकर के यह शब्द विचार है, यानी इसको बहुत तरह से हम सब अपने व्याकरण के अध्ययनों में जानेंगे कि यह शब्द का निर्माण कैसे हुआ, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे इसकी बनावट हुई आदि आदि। आगे तो इसको परिभाषा को हम लोग थोड़ा समझते हैं। वर्ण अथवा अक्षरों के मेल से शब्द रचना होती है। दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। इन शब्दों का अर्थ भी अवश्य होना चाहिए, यानी जो शब्द बनता है या बनाए हैं उसका अर्थ होना आवश्यक है, निरर्थक नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ गाय है, टेलीविज़न, शिक्षक। मैंने कुछ उदाहरण दी हूँ, अब इसको हम लोग विस्तार से जानते हैं। गाय, ग जोड़ आ जोड़ य जोड़ अ। यह 4 वर्ण मिलने के बाद गाय शब्द बना। तो गाय शब्द में 4 वर्ण लग रहे हैं। टेलीविज़न, ट जोड़ ए जोड़ ल जोड़ दीर्घी जोड़ व जोड़ ई जोड़ ज जोड़ अ जोड़ न जोड़ अ। इस तरह से इसमें 10 वर्ण मिल करके यह व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता लिया है और दोनों मिल करके एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं, यानी शब्द को बना रहे हैं। इसमें 10 वर्ण लगे हैं। इस टेलीविज़न को हम सब जो स्वर और व्यंजन की अक्षरों में लिखे हैं इसे वर्ण विच्छेद भी कहते हैं और शब्द को बनाते हैं। शिक्षक, तो स तालव्य स जोड़ ई जोड़ क जोड़ मूर्धन्य श जोड़ अ जोड़ क जोड़ अ। 7 वर्ण लगने के बाद यह शिक्षक एक शब्द को बना रहा है। आगे परिभाषा जानते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। 2 या 2 से वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जिसका अर्थ होना आवश्यक है। जैसे राम, गीत, फूल, विद्यालय, अनुपम आदि। यहाँ मैं एक शब्द जो लिखी हूँ फूल। फूल जो है उसमें दीर्घ ऊ लगेगी। दीर्घ ऊ इसलिए कि आपका ध्यान इस पर जा सके। इस पर जाएगा तो समझ में आएगी कि शब्द में
एक छोटी सी मात्रा को अगर हम लोग सही से नहीं लिख पाते हैं तो वो शब्द निरर्थक हो जाते हैं। आगे, शब्द को निम्नलिखित आधारों पर 4 से 5 भागों में बांट सकते हैं या बांटा जा सकता है या बांटा गया है। शब्द के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ड्स। पहला है वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, दूसरा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, तीसरा रचना या बनावट के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर और पांचवा व्याकरणीय प्रकार के आधार पर। पहला जानते हैं कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। परिभाषा जानते हैं सार्थक क्या है? तो जिन शब्दों से किसी निश्चित अर्थ का बोध होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कलम, किताब, सातवीं आदि। निरर्थक किसको कहते हैं? तो जिन शब्दों से किसी अर्थ का बोध नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं पानी वानी लाओ, चाय वाय लाओ, इस तरह से ये शब्द जो सही शब्द है, सार्थक शब्द है, उसके साथ कुछ निरर्थक शब्द भी लग गए हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, कोई अर्थ नहीं निकलती है। इस तरह हम लोग जान गए कि सार्थक और निरर्थक शब्द क्या होते हैं। आगे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो भेद हैं वह 4 प्रकार के हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज। तत्सम को जानते हैं कि तत्सम शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। तत् का तात्पर्य होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से लेकर हिंदी भाषा में मूल रूप से प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, नेत्र, गौ, हस्त, दधि, मक्षिका आदि। आगे, तद्भव। तद्भव शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। तद का अर्थ है उससे और भव का अर्थ होता है होना, अर्थात संस्कृत भाषा से होने वाला। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तित कर हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मैं यहाँ उदाहरण से बता रही हूँ, अग्नि। अग्नि को हम लोग तत्सम में कहेंगे और तद्भव में यह आकर आग हो जाएगा। नेत्र को आँख कहेंगे, गौ को गाय कहेंगे, हस्त को हाथ कहेंगे, दधि को दही कहेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीसरा भेद हो गया देशज। देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न हुए शब्द, अर्थात हिंदी भाषा के अंतर्गत स्वतः और आवश्यकता अनुसार समाहित हुए शब्द देशज कहलाते हैं। व्याकरण की दृष्टि से उनकी रचना नहीं की गई है। देशज शब्दों को देसी शब्द भी कहते हैं, जैसे पगड़ी, चारपाई, थैला, गाड़ी, पेड़, रोटी आदि। आगे आते हैं विदेशज। विदेशज शब्द का अर्थ है बाहरी देशों में उत्पन्न हुए शब्द, अर्थात विदेशी शब्द। अंग्रेजी, जापानी, अरबी, फारसी, यूनानी, चीनी आदि विभिन्न भाषाओं के जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है वे शब्द विदेशज कहलाते हैं।
यहाँ जिया जाता है हो गया है, क यहाँ किया जाता है। विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी में हम लोग डॉक्टर, थर्मामीटर, गैस, कंप्यूटर, टॉफ़ी आदि बोलते हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम इसको प्रयुक्त करते हैं। जापानी में दवा, कानून, अमीर, गरीब आदि जो शब्द हैं उसे हम लोग बोलते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है कि हम सब ये सब भी भाषा में प्रयुक्त कर रहे हैं। अरबी में किताब, अंजाम, आबादी, फ्रेंच में अंग्रेज, कार्टून, पुलिस आदि, तुर्की में कैंची, कुली, कुर्ता आदि, यूनानी में फीता, बाल्टी, चाबी आदि। आगे आते हैं हम सब रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, और पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ शब्द वैसे शब्दों को कहा जाता है जो परंपरागत एवं प्रचलित, वे शब्द जिनका किसी विशेष अर्थों में प्रयोग किया जाता है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े करने पर सार्थक अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। जैसे तोता, तो जोड़ ता, कोई अर्थ की प्राप्ति नहीं हो रही है। सूर्य, सूर जोड़ य, सूर्य आदि। आगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का अर्थ है योगों से बनने वाले नवीन शब्द, अर्थात जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हो, यौगिक कहलाते हैं। इन यौगिक शब्दों को खंड करने पर भी सार्थक अर्थ की प्राप्ति होती है। विद्यालय, विद्यालय विद्या जोड़ आलय, यानी जहाँ विद्या का घर है, विद्या का आलय है, जहाँ विद्या प्राप्त होती है या की जाती है। आगे योग रूढ़। योग रूढ़ क्या है? तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने यौगिक शब्दों का प्रयोग जब परंपरा अनुसार किन्हीं विशेष अर्थों के लिए किया जाता है, तब ये समस्त शब्द योग रूढ़ शब्दों की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के लिए प्रयोग किए जाने वाले परंपरागत शब्द। हम सब जानते हैं कि नीलकंठ, नीलकंठ किसको कहते हैं? तो नीला है कंठ जिसका, कोई विशेष ही चीज़ को दर्शा रहा है। इसमें जैसे भगवान शंकर को ये दर्शा रहा है कि उनकी जो ग्रीवा है, कंठ है, वह नीला है। आगे अर्थ के आधार पर शब्द के इतने भेद हैं जो इस प्रकार हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद निम्नलिखित है। पहला है एकार्थी या एकार्थक शब्द, 1 मीनिंग वर्ड्स। तो जिन शब्दों से एक ही अर्थ की उत्पत्ति होती है वे एकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, अमरूद, कुर्सी, केला आदि। आगे आगे शब्द को जानते हैं कि अनेकार्थक शब्द क्या है। तो एक ही शब्द के 2 अर्थ हो सकते हैं। एक से अधिक अर्थों, इसका परिभाषा इस तरह है कि एक से अधिक अर्थों में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पत्र, पत्र को हम लोग पत्ता भी कहते हैं, खत भी कहते हैं। कनक को हम लोग धतूरा भी कहते हैं, सोना भी कहते हैं। तो एक शब्द हुआ, इसके अर्थ 2 हो सकते हैं या होते हैं। आगे आते हैं पर्यायवाची शब्द पर। पर्यायवाची शब्द को समानार्थक शब्द भी कहते हैं, इसे समानार्थी शब्द भी कहते हैं। सिनोनिमी, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हवा, हवा को हम सब और क्या क्या कहते हैं? पवन कहते हैं, समीर कहते हैं। नेत्र, नेत्र को आँख कहते हैं, नयन कहते हैं।
इस प्रकार बहुत सारे एक ही शब्द से के समान अर्थ बहुत सारे होते हैं। जैसे गृह को हम लोग आलय भी कहते हैं, आवास कहते हैं। आगे विलोम शब्द, विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, इसे उल्टा शब्द भी कहते हैं। विपरीत का अर्थ ही होता है उल्टा, अर्थात जो शब्द एक दूसरे की उल्टे हो, विपरीत अर्थों के लिए प्रयुक्त किए जाते हो, उन्हें विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे राजा का रंग होगा, दिन का रात होगा, हंसना का रोना होगा। आगे आते हैं श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु जिनके अर्थ भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होते हैं, उन्हें श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ है अंश, अंश तालव्य सा लिखा हुआ होने के कारण इसका अर्थ हुआ हिस्सा। दूसरे अंश में दंत स लगने के कारण इसका अर्थ हो गया कंधा। आगे आते हैं अध्ययन। अध्ययन को पढ़ना कहते हैं, लेकिन अध्यापन को पढ़ाना कहते हैं। सुनने में यह एक समान होंगे लेकिन इसके अर्थ अलग अलग होंगे। आदि, हस्व दी से यह लिखाया है द आदि, तो आदि से हो गया प्रारंभ यानी शुरुआत, और आदि यानी आदत। आगे आते हैं व्याकरणीय प्रकार के आधार पर शब्द भेद। व्याकरणीय प्रकार क्या है? तो यह जो प्रकार है वह दो भागों में बांटता है जो अपने में बहुत सारे भेदों को समाहित किए हुए हैं, जिसे हम लोग जान रहे हैं। इस प्रकार जानेंगे कि व्याकरणीय प्रकार की दृष्टि से शब्द के भेद दो आधार पर किए जाते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है? तो विकारी शब्द को परिभाषित करने के लिए हम इस प्रकार इसको पढ़ेंगे। प्रयोग किए जाने वाले वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक, काल तथा पुरुष आदि के कारण उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। आप जो भी वाक्य बनाएंगे उसमें लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि जो भी होगा वह वाक्य के अनुसार प्रयोग के आधार पर उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला हो गया संज्ञा। संज्ञा में मैं कुछ उदाहरण डाली हूँ यहाँ। बच्चा, बालक, लड़की, नारी। सर्वनाम में हम इसे शब्द को प्रयोग करते हैं वह, तुम, वे, हम, उनको। क्रिया में पढ़ा, किया, लिखा, जाता, जाएगा, इस तरह से। विशेषण में काला, नीला, हरा, भूरा आदि। आगे आते हैं कि अविकारी शब्द क्या है। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द का अर्थ होता है वे शब्द जिनमें किसी प्रकार का विकार न हो, यानी प्रयोग किए जाने वाले वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक, काल तथा पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे सब अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द को चार भागों में बांटते हैं या चार भाग होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, जैसे धीरे धीरे, धीरे, भीतर, तेज, उधर। यह वाक्य जब प्रयोग करते हैं तो उसमें इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। आगे संबंध बोधक। संबंध बोधक में इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। बराबर, के, यहाँ, अतिरिक्त। तीसरा है विस्मय आदि बोधक। विस्मय में डालता है यानी आपको आश्चर्यचकित करता है, जैसे आह, वाह, अरे, छी छी, हे राम आदि। चौथा है समुच्चय बोधक।
समुच्चयबोधक वाक्य में वाक्य को जोड़ने का काम करता है, अथवा परंतु, इसलिए जोड़ता है। एक वाक्य को दूसरे वाक्य से ये कनेक्ट करता है, जोड़ करके वाक्य को पूर्ण करता है। तो इस तरह से हम सब व्याकरणीय प्रकार के आधार पर शब्दभेद को जानें और इसे विस्तार से जानेंगे आगे की कक्षाओं में। आगे की कक्षाओं में जानेंगे कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, वर्तनी में अशुद्धियाँ क्यों नहीं होनी चाहिए, उच्चारण संबंधी मात्रा दोष की वजह से हम हिंदी भाषा का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो इन सारी विषयों पर मैं एक जगह इन सारी चीज़ों को, नियम और परिभाषा को लिख करके और बताऊंगी कि किस तरह से हम सब भाषा को शुद्ध और शुद्ध उच्चरित ढंग से बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, ताकि हमारी हिंदी भाषा में मजबूती आए और हम लोग बेहतर से बेहतर कर पाएँ। तो आज हमने इस विषय के बारे में जाना और आगे हम और भी विषयों के साथ वापस आएंगे। आप अपने क्वेश्चंस एवं डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा।